हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? सर हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी बिल्कुल अच्छे होंगे और ढंग से जम के तैयारी कर रहे होंगे अपने टारगेट की तरफ, जो है हमारा 100 में से 100। बस अर्जुन की आँख की तरह, जिसे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखती थी, अपनी नज़र भी सिर्फ इसी आँख पे लगाओ कि हमें लाने हैं 100 में से 100। तो उसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी ज़रूर रंग लाएगी। और उसके लिए मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में देता हूँ कार्टून प्रेजेंटेशन, एमसीक्यू और केस स्टडीज़, राइट, और साथ में सीक्रेट कोड। तो सबसे पहले, अगर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, और मैं आपको आज एक और रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ कि वाकई में रियल लाइफ में ये सारा बिजनेस आप रियल लाइफ से पढ़ सकते हैं। एग्जाम में रियल लाइफ एग्जांपल दे के आएंगे ना, तो एग्जामिनर कहेगा भाई बंदे ने पढ़ाई की है और बंदे ने क्या ज़बरदस्त नॉलेज ली है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो ये, On सुनो behalf ध्यान से। of the over 60,000 Geo employees, our 5 lakh retailer and technology partners, I commit that we will work 24 by 7 to co-create a service experience that you will enjoy and love, and we will execute flawlessly. With this humble reflection, I want to announce today that starting 4th अब सुनना ध्यान से, जिसे हम बोलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ बिजनेस स्टडीज। of December 2016, every new Geo user will get Geo's data, voice, video, and the full bouquet of Geo applications and content absolutely free till 31st March 2017. And we will execute flawlessly. With this humble reflection, I want to announce today that starting 4th of December 2016, every new Geo user will get Geo's data, voice, video, and the full bouquet of Geo applications and content absolutely free till 31st March 2017. पानी पी लो सर, पानी पी लो, बहुत जरूरत है। तो अब खुद सोच के बताओ, अब खुद सोच के बताओ, जो मुकेश अंबानी साहब ने बोल दिया, ये उनका बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ? ध्यान से सोचो, ये उनके बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ? सोचो। मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो हमारे दिमाग में एक ही चलता है ना, प्रॉफिट। क्या चलता है सर? बिजनेस का तो मतलब हमारे दिमाग में एक ही चलता है कि भैया बाप बड़ा ना भैया, उससे बड़ा रुपया, पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो फ्री क्यों दे दिया? समझ बात? अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो सोचो फ्री क्यों दिया। तो सुनो ध्यान से, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तो होता है, पर वो कब होता है? क्या पहले दिन से ही कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने लगता है? बताना। तो भैया पहले दिन से बिजनेस में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लेना, 99% कहेंगे भाई शुरू के कुछ महीने तो जेब से लगानी पड़ती है लागत, जिसे आप अकाउंट्स की भाषा में पता है क्या बोलते हो? कैपिटल। ठीक है, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, फिर वो रिकवर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश अंबानी जो कह रहे हैं फ्री दूंगा, तो उनका मोटिव क्या था? पहले 3 महीने फ्री किए, फिर से दोबारा और 3 महीने फ्री कर दिए, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव, पता है क्या? सर्वाइवल। प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे वो कह रहे प्रॉफिट तो कमा लेंगे अगले साल भी, पैसा लगा दो मार्केट में, हर सबको फ्री दो। और ये इतिहास है, तुम जाके फिर से इतिहास के पन्ने पलट लेना, तो तुम्हें इतिहास में सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी कि लोगों ने लाइन में लग के ब्लैक में लिया है जियो सिम। उस टाइम पर मैं खुद, पता कितने रुपए का रिचार्ज कराता था? उस टाइम पर मैं रिचार्ज कराता था 250 रुपये का,
और तुम सुन के हैरान हो जाओगे, मतलब तुम आत्महत्या मत कर लेना ये सुनने के बाद कि सर कैसी ज़िंदगी रही है हम आपकी। ठीक है, 250 रुपये, मम्मी पापा से पूछना, 250 रुपये में 1 GB मिलता था, 1 GB पर डे। ना मुन्ना ना, पर मंथ। 250 रुपये में 1 GB पर मंथ, यानी कि सिर्फ मोबाइल व्हाट्सएप के काम आता था, जरूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जिसके पास वाईफाई है वो ये अमीर है। मैं खुद अपना मोबाइल अपडेट करने में दोस्तों के पास जाता था, भाई वाईफाई दे दो यार प्लीज़। ठीक है, तो वाईफाई का पासवर्ड भी होता था गरीबों के लिए। ठीक है ना, तो वाईफाई के पासवर्ड भी होते थे गरीबों के लिए, भाई गरीब लोग मांगने आते हैं वाईफाई। तो 250 रुपये का 1 GB जो पूरे महीने चलाना है, और तुम्हें अब 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे मिलता है। ठीक है, तो सोचो, जियो ने उस टाइम पे फ्री कर दिया सब। तो ये उन्होंने जो फ्री किया, लाइन लगाकर लोगों ने क्या लिए, सिम ब्लैक में लिया। उन्होंने कहा भैया 300 रुपये 400 रुपये में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका ऑब्जेक्टिव पता है कौन सा हुआ? तो ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। तो एग्जाम में भी यही एग्जाम्पल लिख के आना है रिलायंस जियो का। राइट, किसके अंदर? सर्वाइवल के अंदर। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट में। ठीक है, ये लिख के आना है रिलायंस सर्वाइवल का एग्जाम्पल है, साइड वाले पेज में लिख लेना रिलायंस। जिनके पास बुक नहीं पहुंची है, फिर से वो अपना पूरी डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपके घर पे कोरियर कर दूंगा। रिलायंस प्रोवाइडेड फ्री डेटा कॉलिंग, अभी जो मुकेश अंबानी ने बोला, फॉर फर्स्ट 3 मंथ, इन नेक्स्ट 3 मंथ लिख देना, है ना, फॉर यूजर्स, जियो यूजर्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवल। उन्होंने कहा पहले भैया मार्केट में जगह बना लो, सर्वाइव कर लो, खड़े हो जाओ मार्केट में। ठीक है, समझ में ना बात? तो पहला एग्जाम्पल होगा सिंपल। दूसरा आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता ही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इससे बढ़िया बात ही क्या होगी? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं पहली क्लास से ये पढ़ाता आ रहा हूँ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था। चीज़ों का पूरा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूज करना। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ही क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तो हमारी पूरी घर घर की कहानी है। ठीक है, आप जानते ही हो। अब कैसे देखो, अब ये तुम्हारी एक टी शर्ट है बहुत बढ़िया, सुनना बहुत ही मज़ेदार बात है। टी शर्ट तो तुमने पहन रखी है, पहले तुमने इसे पहनी कि हम कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में दोस्तों के यहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद तुमने घर में पहननी शुरू कर दी कि चलो भाई घर पे आराम से पहनेंगे। उसके बाद वो बेचारी घिस गई, वो खुद चिक चिक कह रही है भैया जान ले ली कि अब तो मेरी बिल्कुल ही। फिर तुमने उसे ऐसा नाइट सूट पहनना शुरू कर दिया, मैं रात को सोने में पहनेंगे। ठीक है, वो और घिस गई बेचारी। फिर तुमने कहा उसको रिटायर कर देता है, कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर तुमने क्या किया? तो मम्मी ने कहा अरे भाई पैक खा रहा है, पोछा बना लूँगी। फिर डस्टिंग करने के काम आया, पोछा बना लिया उसे तुमने। ठीक है, चीख रही है बेचारी टी शर्ट, कह रही भैया अब तो 50 साल हो गए मुझे, है ना, अब तो मुझे गंगा में बहा दो भैया, अब तो बिल्कुल जान ले लो। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी हम इस पे चलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। उन्होंने कहा भाई जब तक निचोड़ ना लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ये वाला डायलॉग। ठीक है, जब तक निचोड़ ना लेंगे तब तक यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद जब मम्मी ने भी छोड़ दिया, अब इससे नहीं होने वाला कुछ भी, पोछा से बेकार हो चुका है, फिर तुमने उसे बाइक और कार में लगा दिया कि भैया बाइक साफ़ करने के, कार साफ़ करने के काम आएगा। और मज़ेदार बात देखो, एक दिन बाइक खड़ी करी स्कूल पे, है कि नहीं बात, या स्कूटी खड़ी करी, स्कूटी में से वो कपड़ा गायब हो गया, तो दिल पे कितना दर्द हुआ। अजीब चोर लोग हैं हमारे देश में बिल्कुल। ठीक है, आसपास के लोग बिल्कुल, बताओ यार स्कूटी का, बाइक का कपड़ा चुरा के ले गए, अब साफ़ कैसे करूँ? उसमें भी इतना दर्द होता है, जो 50 साल पुरानी है नहीं टी शर्ट थी, जैसे तुम उसे सदियों तक चलाओगे, जन्म 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 तक चलाओगे उसे। टी शर्ट बेचारी गाना गाती हो कि जन्म 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 साथ चलना यूं ही। ठीक है, तो भैया इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि बाइक से भी अगर वो कपड़ा चुर जाए तो उसके बाद भी दिल में दर्द हो कि यार बताओ कैसे लोग हैं, चुरा के ले गए, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, तब दर्द नहीं होता तुम्हें। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। डिस्कस करने की बात नहीं, एफिशिएंसी वाली बात हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है भैया प्रॉफिट।
ठीक है, मजेदार बात, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बारे में तुम जानती हो, बिजनेस का एक ही पर्पस होता है पहले दिन से ही, क्या? प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना। ये लिखा है, mere survival is not enough for the business, business management has to ensure the organization makes the profit। ये इंश्योर करना पड़ता है कि आप बिजनेस को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब सैलरी कहाँ से दोगे? समझ में आई ना बात? अगर मान लो मैं तुम्हें कोई सामान बेच रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ और मेरी खुद की कॉस्टिंग आ रही है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, तो अगर मैं 10,000 रुपये बेच रहा हूँ तो फिर मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से दूंगा? ठीक है, टैब का बिल कहाँ से भरूंगा, बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा, इंटरनेट का बिल कहाँ से भरूंगा? तो भैया अगर बिजनेस को चलाना है तो ये सब प्रॉफिट से तो आएगा, तभी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर जो नेट प्रॉफिट बचता है, ग्रॉस नहीं, फिर जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आपका रियल प्रॉफिट होता है, उसे आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरा अपना प्रॉफिट है, इससे मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या होता है? सबसे आखिरी लाइन जो मजेदार लिखी है, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। अब यही हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा इसका, फिल इन द ब्लैंक में। तो एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा भैया फिल इन द ब्लैंक। क्या फिल करना है? डैश 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 इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क। तो ऐसी कौन सी चीज़ है डैश लगा के जो कॉस्ट को और रिस्क को कवर करती है? तो आपको क्या भरना है उस फिल इन द ब्लैंक में? आपको भरना है उस पहेली में प्रॉफिट। सर बढ़िया समझ में आ गई बात, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली जो बात है बहुत ही मज़ेदार है। मुकेश अंबानी ने भैया सर्वाइवल कर दिया, प्रॉफिट की उन्होंने सोच ली 6 महीने बाद प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो मजेदार चीज आती है, सोचो क्या आती है? ग्रोथ। सबसे जरूरी चीज है कंपनी को ग्रो करना, बढ़ाना। सर कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या मतलब होता है? तो देखो क्या एग्जांपल लिखेंगे कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो ग्रोथ का एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। बताओ क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या लिखोगे? लाइक, चलो पतंजलि लिख देते हैं, बाबा रामदेव को प्रणाम करते हुए, लाइक पतंजलि लिमिटेड इंक्रीज या डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट, लाइक जैसे पहले वो आयुर्वेदिक मेडिसिन देते थे, ठीक है, फिर वो क्या देने लगे? फिर भैया वो अपने ग्रॉसरी का सामान देने लगे, आटा दाल चावल ग्रॉसरी, ठीक है। उसके बाद भैया उन्होंने जीन्स भी निकाल दी, फिर क्लोथ्स भी आने लगे उनके कुछ दिनों के बाद, है ना, बड़े दिनों के बाद, ठीक है। पता लगा पतंजलि की चप्पल भी आनी शुरू हो गई, ठीक है। एग्जाम में मत लिखा ना, ये तो मजाक में कर रहा हूँ, पतंजलि हर्बल चप्पल्स, ठीक है। तो भैया इस तरीके से पतंजलि ने ग्रो किया, है ना। ग्रोसरी में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक भी निकाली उन्होंने, ठीक है, एलोवेरा वगैरह के जूस वगैरह भी निकाले, आटा, दुनिया भर की चीज़ें आप लिख सकते हो, दाल, ठीक है, नमकीन भी आने लगी, सब कुछ आप पतंजलि के स्टोर पे आते हैं, सब कुछ मिल जाता है जो नॉर्मली हम बाकी दुकानों से खरीदते हैं, साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह सब। तो ये होगा क्या? किसका एग्जाम्पल? ग्रोथ का। और साथ के साथ ग्रोथ में एक एग्जाम्पल और है, वो ये है ये कि एक बंदा जो एक छोटी सी कंपनी, है ना, धीरू भाई अंबानी का सबसे पहला बिजनेस जो था वो क्लोथ्स का था, कपड़े का, ठीक है। सबसे पहला बिजनेस उन्होंने किसका शुरू किया? क्लोथ्स का, राइट, फर्स्ट बिजनेस। रिलायंस कपड़ा बेचता था, पॉलिस्टर, है ना। वो देखो तो वो कहता भी है दुनिया का सबसे फाइन पॉलिस्टर रिलायंस बेचता है, ठीक है। उसके बाद कितने बिजनेस खोल दिए रिलायंस ने, सोचो, ठीक है ना। रिलायंस रिटेल में भी है अब, रिलायंस का पेट्रोल भी है अब, टेलीकॉम, याद आ रहा ना, कितने बिजनेस रिलायंस ने आजकल खोल दिए दुनिया भर के। रिलायंस इंश्योरेंस, ठीक है। और अब जो लेटेस्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम के लिए लिखना है, ठीक है, वो क्या लिखना है? ग्रोथ में ये तो रिलायंस का एग्जाम्पल लिख दिया, पतंजलि का लिख दिया, और लेटेस्ट एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे
in month of May, Reliance tie up with Facebook। याद आ गया सर? ठीक है, लेकिन सुना नहीं है सर कि ये हो क्या रहा है। राइट, इन विच Facebook invest $5.7 billion in रिलायंस। रिलायंस देख सोच लो कितना बड़ा शेयर दे रहा है। और रिलायंस फेसबुक कितना दे रहा है? रिलायंस दे रहा है अपने 9.99% शेयर्स। तो ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये ग्रोथ का ही तो हुआ। अब रिलायंस और फेसबुक मिलके काम करेंगे तो ये ग्रोथ ही तो है। तो मुकेश अंबानी नई नई डील कर रहे हैं ताकि अपनी कंपनी क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आ गए। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर ग्रोथ, फिर प्रॉफिट, और फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव कौन से हुए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिटेल में आपको बात समझ में आ चुकी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कुछ नया इनोवेटिव करते रहिए ताकि हमारी प्रेजेंटेशन में और एग्ज़ाम में आ सकें 100 में से 100। राइट, और एक बात ध्यान रखिए, कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ हासिल करना है तो सपने भी बड़े होने चाहिए और उसके लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ अगले लेक्चर में मिलता हूँ। अच्छा, चलता हूँ।